रवि कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। चलिए, जेपीएससी से संबंधित कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं और नियोजन नीति से संबंधित कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बिग ब्रेकिंग के रूप में आप देख सकते हैं कि जब अभ्यर्थी जो कि योग्य अभ्यर्थी थे, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे और लगभग 8 सप्ताह का समय माननीय हाईकोर्ट रांची के द्वारा रिजल्ट फ्रेश मेरिट लिस्ट के लिए दिया गया था। यहाँ तक कि महाधिवक्ता के द्वारा इस संदर्भ में यह सलाह भी दी गई थी सरकार को कि सिंगल बेंच के आदेश को मान लिया जाए, फ्रेश लिस्ट को जारी कर दिया जाए। लेकिन इधर जेपीएससी के द्वारा आज दोपहर में यह खबर मिली किस मुद्दे पर सिंगल बेंच के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। अपील किस प्रकार का है क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अब कई प्रकार के अपील होते हैं, एक इंटरवेन भी होता है, एक डबल बेंच में अपील होता है। तो पूरी तरह से क्लियर न्यूज नहीं मिला है। क्लियर न्यूज जैसे ही मिलता है तो अगले वीडियो जब भी बनाऊंगा तो वहाँ पर इस संदर्भ में आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर जो न्यूज आ रही है उसके अनुसार यही कहा गया है, जेपीएससी का वही पुराना राग जो पहले जिसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए लंबे समय तक जेपीएससी के द्वारा वकीलों की टीम को खड़ा किया गया, लेकिन वे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वही 40%, वही हिंदी इंग्लिश, बार बार एक ही चीज़ को प्रोटेक्ट किस तरीके से फिर इस बार जेपीएससी करेगी, या फिर कुछ और नीति है, डिले करने की नीति है, ये तो कुछ दिनों के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, जो भी पक्ष हैं, चाहे पास आउट हैं या फेल आउट हैं, सभी के लिए एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जो भी सिंगल बेंच के द्वारा आदेश दिया गया है, हाईकोर्ट रांची के सिंगल बेंच के द्वारा, वो तब तक प्रभावी है जब तक कि स्टे ऑर्डर नहीं लग जाता है या उस ऑर्डर को खारिज नहीं कर दिया जाता है। क्लियर? तो जेपीएससी के द्वारा जो पेपर में लिखा गया है, 2 डिमांड किया गया है। एक तो सिंगल बेंच का जो आदेश है वो गलत है, क्योंकि जेपीएससी सही था, है ना। यानी कि सही किस मुद्दे पर था? हिंदी इंग्लिश जोड़ना था, क्वालिफाइंग नहीं था, सभी में 40% नहीं लाना था, कंबाइंड लाना था। ओके, इस मामले में जेपीएससी सही है, इसलिए सिंगल बेंच का आदेश जो है गलत है। थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि कैसे वो प्रोटेक्ट करेंगे, समझ से बाहर है। दूसरा, स्टे की मांग की गई है। यहीं पर सबसे बड़ी रणनीति है जेपीएससी की, किसी तरह से स्टे ले लिया जाए ताकि जो गलत तरीके से नियुक्त अधिकारी हैं उनकी सेवा को जारी रख सके। लेकिन मेरे विचार से जेपीएससी ने थोड़ी सी गलती कर दी है कि काफ़ी लेट से वह अपील में गया है। अगर यहाँ पर स्टे नहीं मिल पाता है तो कोर्ट का तो ऑर्डर है, 6-7 अगस्त तक टाइम है, फिर तो रिजल्ट देना होगा। जेपीएससी की यह भी रणनीति हो सकती है कि रिजल्ट तैयार कर लिया हो और एक लास्ट प्रयास करना चाहता हो कि शायद स्टे लग जाए, शायद उससे समय मिल जाए, शायद उसके पक्ष में फैसला आ जाए। लेकिन जो मामला है इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि कॉम्प्लिकेटेड कई लोगों के द्वारा बना दिया जा रहा है ना। क्योंकि सिंपल सा बात है, जो सिंगल बेंच का फैसला था वो पूरी तरह से जेपीएससी और सरकार के मत के अनुसार ही था। जोई गुड़िया का केस हो या अन्य केस हो, जिसके तहत उन अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया था छठी जेपीएससी के मुख्य परीक्षा देने से सरकार के द्वारा, और जेपीएससी के द्वारा कंबाइंड रूप से स्ट्रांगली इस पक्ष को रखा गया था कि तान्या मलिक केस का हवाला भी दिया गया था कि आप अगर अलग अलग सब्जेक्ट में पास नहीं करते हैं तब आप योग्य कैसे हो सकते हैं किसी भी सर्विस के, और वो भी अधिकारी बनने के। ठीक है, उसी चीज़ को सिंगल बेंच ने पॉइंट आउट करके यह बताया था कि जब पीटी में ऐसा हो सकता है तो मेंस में अलग कैसे हो जाएगा नियम। एक ही परीक्षा है, एक ही परीक्षा का पीटी और मेंस है, वहाँ अलग अलग नहीं हो सकता है। साथ ही हिंदी इंग्लिश को किस साजिश के तहत जोड़ा गया था, पूर्व महाधिवक्ता ने भी इसे साजिश बताया है कि हिंदी और इंग्लिश को एक साजिश के तहत जोड़ा गया था जो क्वालिफाइंग था। उनका यह भी कहना था, एक इंटरव्यू में मैंने देखा है यूट्यूब चैनल में, कि हिंदी और इंग्लिश एक हिंदी पट्टी का राज्य है, वो भी गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ एक क्वालिफाइंग पेपर
में क्लियरली लिखा था 50-50 मार्क्स है, किसी एक में भी आप 30-35 ले आते हैं तो चलिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के कॉपी चेक होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का दबाव किस तरह से आप दे सकते हैं झारखंड जैसे हिंदी पट्टी के राज्य को, ना यूपी में है ना बिहार में है, तो यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स कैसे जुड़ सकता है। क्लियर। गोपनीयता के संदर्भ में भी उनका कहना था पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार का कि गोपनीयता कहीं से कोई भंग नहीं हुई है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में मार्क्स ही नहीं दिया गया था जेपीएससी के द्वारा। बहुत सारा आयोग के द्वारा आप देखते हैं कि मार्क्स जो एक लाइन से दे दिया जाता है, जैसे एमपी का हुआ या उत्तराखंड में मैंने देखा है, वहाँ के पीसीएस के सारे कैंडिडेट्स के एक लाइन से मार्क्स दिए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको कहा जाता है पब्लिक डोमेन। यहाँ तो आप सिर्फ अपना मार्क्स देख सकते हैं, आप जिसको इच्छा हो उसको दिखा सकते हैं। पहला ये पॉइंट आउट उन्होंने किया था। दूसरा ये पॉइंट आउट उन्होंने किया कि इसके बाद जब हिंदी इंग्लिश का मार्क्स माइनस होगा, फिर 40% वाले में कौन फेल हैं, कौन पास हैं, कौन फिर नए इन कर रहे हैं, उनका फिर क्या मार्क्स होगा, ये पूरी तरह से किसी के लिए भी जानना असंभव है। पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार का कहना था कि पब्लिक डोमेन की परिभाषा ही होती है कि अगर मैं आपको कहूँ कि चलिए मार्क्स ले आइए छठी जेपीएससी के सारे कैंडिडेट, सारे का छोड़ दीजिए 100-150 का भी आप ले आइए, अगर तुरंत आप ले आते हैं सब्जेक्ट वाइज, क्लियर, तब उसको कम से कम मान लिया जाएगा पब्लिक डोमेन का। ऐसा कोई नहीं कर सकता, नहीं दावा कर सकता है, इसलिए पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए गोपनीयता कहीं से भंग नहीं हुई है ना। तो ये सब जो अगर आपका पेपर में देखे तो यही दो चीज़ आपका आधार आया है कि स्टे लगाना चाहता है, शायद दो सबसे बड़ा उन लोगों का मुद्दा होगा कि किसी तरह से स्टे मिल जाए। क्लियर। लेकिन स्टे का भी बहुत सारा नियम है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, इसके लिए बहुत ही प्रबल आधार होना चाहिए, और यहाँ तो काफ़ी वीक आधार है, काफ़ी कठिन होगा इनके लिए स्टे लेना। लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि किस तरीके से जब आपने खुद नियम बनाया था, वह नियम पर लंबे समय तक बहस हुई कि यह गलत है या सही है, उसके बाद क्लियर हुआ कि यह गलत है, उसके बाद फिर उसी चीज़ को लेकर के जा रहे हैं। बचा क्या हुआ है आपके पास बोलने के लिए? इसलिए संभवतः झारखंड के प्रत्येक अभ्यर्थी जिनका छठे जेपीएससी से संबंध है या नहीं है और केवल तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आम जनता के भी लोग जिनका इंटरेस्ट कोर्ट के मामलों में रहता है, व्यग्रता से कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होंगे कि पहला स्टे किन आधारों पर मिलता है। हालांकि अधिकांश लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टे मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर स्टे मिल भी जाता है तो फिर डबल बेंच के समक्ष इन लोग रखेंगे क्या? क्लियर। ये दोनों विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसी की बहुत कम संभावना है कि इन्हें स्टे मिलेगी, या बस ये एक अंतिम प्रयास के रूप में हो सकता है, या कुछ रणनीति हो सकती है, किसी तरह से समय ले लिया जाए, या फिर सकारात्मक रणनीति भी आप बोल सकते हैं कि रिजल्ट तैयार है, चलो एक प्रयास कर लेते हैं, अगर खारिज हो गया तो दे देंगे रिजल्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी राउंड मार करके आ जाएंगे, ठीक है, वहाँ से भी खारिज हो गया तो रिजल्ट दे देंगे। इसी संदर्भ में मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, बहुत पुराना उदाहरण नहीं है, इसी साल में यह फैसला आया है। यह है यूपी पीसीएस 2018 का मामला। वहाँ पर लगभग 33 नियुक्तियाँ हुई थी इंटर कॉलेज के प्राचार्य में, तो उसमें 14 नियुक्तियाँ गलत तरीके से फाइनलाइज कर दी गई थी। 2018 वाले की मैं बात कर रहा हूँ। इसके विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया और लगभग 33 में से 14-15 नियुक्तियों को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। जिस तरीके से माननीय झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा 326 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को अवैध बताया गया था, हालांकि वो नौकरी अभी भी कर रहे हैं, 2-4-5 दिन और बचा हुआ है आदेश के परिपालन का। तो वहाँ पर जब किया गया तो आयोग फिर डबल बेंच गई, फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट गई, हर जगह उसका फटाफट जो है खारिज हो गया। अंततः विज्ञप्ति निकालना पड़ा यूपी पीसीएस को कि इन लोग बाहर होते हैं 14 लोग और 14 लोग अंदर होते हैं, इसलिए कोई असंभव नहीं है कि सिलेक्शन के बाद नहीं हो सकता। क्लियर। अगर गलत पाया जाएगा तो आप डबल बेंच जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए, या कहीं भी जाइए, ठीक है। अगर आपके विरुद्ध पूरी तरह से सबूत है तो आप कहीं भी नहीं बच सकते। जेपीएससी के लिए बेहतर था हमारे विचार से
कि रिजल्ट दे देना। जो विद्वान महाधिवक्ता हैं झारखंड के, उन्होंने भी यही सलाह दिया था, आप रिजल्ट दे दीजिए बेहतर है, क्योंकि कहीं भी जाने से कुछ नहीं, उनको फील हो गया था। वो तो कानून और विधि के विशेषज्ञ माने जाते हैं किसी भी राज्य के महाधिवक्ता या देश के महान्यायवादी। तो उन लोग सोच समझ करके ही निर्णय सलाह देते हैं, ठीक है, ताकि सरकार को कहीं भी किसी भी न्यायालय में जा करके हार का सामना नहीं करना पड़े। तो निश्चित रूप से जेपीएससी को इस सलाह को मानना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जेपीएससी के द्वारा माना गया है। लेकिन ये चीज़ भी क्लियर है कि अगले 2-4 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सोमवार मंगलवार कभी भी हो सकता है कि हाईकोर्ट के द्वारा इस संदर्भ में डेट दे दिया जाए सुनवाई के लिए, या फिर खारिज कर दिया जाए, तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक लेवल बचा हुआ रहेगा इन लोगों का, चाहे जेपीएससी हो या फिर जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। लगभग 161 लोगों ने केस किया है, उनमें से कितने बाहर हो रहे हैं कि एक्यूरेट संख्या का पता लगाना तो काफ़ी टफ है। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन और रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। उसके बाद तो रिजल्ट देना ही होगा, अगर दोनों जगह इन लोग अपने पक्ष को फिर से नहीं रख पाते हैं क्लियर। क्योंकि तान्या मलिक का केस ऐसा केस है जिससे जोड़ दिया गया है सिंगल बेंच के द्वारा, और वो यह केस जो था सुप्रीम कोर्ट का था। तो सुप्रीम कोर्ट तक उनको जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा अगर अपने पक्ष को रखना है, ठीक है। यानी कि हर जगह उनके लिए काफ़ी बाधा है, लेकिन जो भी उनके संवैधानिक अधिकार हैं निश्चित रूप से वे यूज करेंगे ही। देखते जाइए, ठीक है। तमाशा तो बना ही हुआ है छठी जेपीएससी का। कुछ दिन और यह खेल चलेगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि यह लंबा समय तक अब चलने वाला नहीं है। ओके, जो होना है अगले 1-2 माह के अंदर सब कुछ हो जाएगा। दूसरा जो अपडेट आ रहा, चलिए छठी जेपीएससी की कहानी को समाप्त करते हैं। दूसरा जो अपडेट आ रहा 7वीं जेपीएससी से रिलेटेड। ओके, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट तो कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ऑफलाइन एग्जाम्स आप ले सकते हैं। लेकिन 7वीं जेपीएससी के डेट के संदर्भ में अभी तक कोई सूचना नहीं है, न ही सुगबुगाहट है, क्योंकि एक तो कोरोना का तीसरा लहर का संभावना है, दूसरा बहुत सारी विधिक प्रक्रियाएं जेपीएससी के द्वारा करनी है, तीसरा जो है जेपीएससी सदस्य विहीन है। अगर सरकार वास्तव में गंभीर होती तो फटाफट जब वो रिटायर होने वाले थे सदस्य, उससे पहले वहाँ पर नियुक्त कर देती, लेकिन सरकार नियुक्त नहीं कर पाई है। सरकार अगर नियुक्त करती है सदस्यों को, तभी परीक्षा और रिजल्ट संबंधी जो है प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकती हैं, अन्यथा इसी तरीके से फंसी रहेंगी। तो उसका इंतज़ार कीजिए, जैसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा 7वीं जेपीएससी के बारे में मैं ज़रूर बता दूंगा। मैं टेस्ट ले रहा हूं, उससे आप लोग यूज कीजिए। मेंबर्स के लिए ले रहा हूं और बीच बीच में ओपन कर दिया करूंगा पब्लिक में भी, ओके। लेकिन मेंबर्स के लिए स्पेशली ले रहा हूं टेस्ट, 5-6 टेस्ट ले चुका हूं, और क्लासेस भी चल रहे हैं जेपीएससी पेपर 1 के, वो जल्द ही अब समाप्त होंगे। अब ज़्यादा क्लास नहीं बचे हुए हैं जेपीएससी पेपर 1 के। जेपीएससी पेपर 2 तो खत्म हो चुके हैं। चलिए नियोजन नीति के अपडेट पर कुछ बात कर लिया जाए। तो जैसा कि पता था आपको कि सुनवाई होने वाला था जुलाई माह में ही, 2 डेट फेल हो गए, तो अब 17 अगस्त को डेट दिया गया है। यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, 17 अगस्त को थोड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जब भी सुनवाई हो जाएगा तो निश्चित रूप से झारखंड के लिए सुखद स्थिति होगा। हालांकि कई ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, उस सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है। देखिए सरकार कब निर्णय लेती है, कहीं ना कहीं से तो थोड़ा सा निर्णय में विलम्ब हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगले 1 महीना में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन 1 महीना अब बीतने के हो जा रहे हैं, 1-2 दिन बचे हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ नहीं। युवा फिर से एक बार निराश हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार फिर से एक बार प्रयास जरूर करेगी, कुछ कारण रहा हो। आप लोग वेट कीजिए और तैयारी को मत रोकिए, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव्स यहाँ पर होते ही रहते हैं। झारखंड है, क्लियर, छोटा सा स्टेट है, यहाँ पर नियुक्ति संबंधी प्रॉब्लम पिछले 20 वर्षों से बना हुआ है, कोई ये नया चीज़ नहीं है। जो तैयारी करता रहता है अपनी इच्छा शक्ति के साथ, अंततः फाइनल लिस्ट में उसी का नाम आता है।
इसलिए तैयारी को कभी नहीं रोकना है। झारखंड में अगर नौकरी करना है तो निश्चित रूप से उसका 2 ही द्वार है, या तो जेपीएससी या जेएसएससी। क्लियर। अगर किसी घर का बच्चा बिगड़ा रहता है इसका अर्थ नहीं कि उसे छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं। इसी तरीके से जेपीएससी जेएसएससी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, तनाव होगा, है ना। झारखंड में नौकरी करना है तो अविश्वास जेपीएससी जेएसएससी पर करना छोड़ दीजिए। भले अविश्वास आपको होता हो फिर भी मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई जो है पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के कीजिए। और अगर यहाँ नहीं सर्विस करना है तो फिर दूसरे आयोग, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, दूसरी जगह का फिर आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ करना है तो फिर अपना स्टडी को जारी रखिए। और सिंपल हमारा यही सलाह रहता है कि सेंट्रल का भी आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और बिहार का भी ज़रूर दीजिए एग्ज़ाम्स। क्लियर। 2 जगह का तो कम से कम दे सकते हैं, बाकी राज्यों में मत भटकिए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, संभावना वहाँ पर बहुत ही न्यून है। 4, 5, 6, 10 का बाहरी लोगों का होता है, अदर स्टेट्स का ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आरक्षण है 80%, 90%, कोई नियोजन नीति है, कुछ नहीं है ना। इसी चीज़ को मैं समझाता हूँ। वहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी वहाँ पर नहीं सिलेक्शन ज़्यादा होता है। क्लियर। कुछ लोगों का होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन फिर 2 सिविल सेवा को आप कैसे संभाल सकते हैं। एक मध्य प्रदेश का, एक झारखंड का पॉसिबल नहीं है। बेहतर है कि यूपीएससी यानी कि सेंट्रल का एसएससी यूपीएससी दीजिए और बिहार का दीजिए, लेकिन अपना झारखंड को एक बार कंप्लीट करके ज़रूर छोड़ दीजिए, चाहे जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस हो या जेपीएससी का सिलेबस हो। एक बार कंप्लीट करने के बाद ही फिर बिहार, सेंट्रल, अगर आपका टारगेट सिर्फ झारखंड है तो भी एक बार यहाँ पर फिनिश करने के बाद बिहार और सेंट्रल पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब फॉर्म निकला, जब एग्ज़ाम आया, तब आप यहाँ की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। रिनिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल को मैंने इसी उद्देश्य से ही तो खोला है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा था कि एक भी अच्छा डायरेक्शन देने वाला चैनल मेरी दृष्टि में कोई नहीं था, जो झारखंड के अभ्यर्थियों को स्पेशली जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के लिए सही डायरेक्शन देता हो। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु और इस कमी को दूर करने हेतु इस चैनल को खोला गया है। क्लियर। और ज्वाइन बटन के माध्यम से आप मेंबरशिप लेते हैं तो मैं पर्सनली कुछ आपको एक्स्ट्रा हेल्प भी दे पाऊँगा। क्लियर। जो लाइव टेस्ट शुरू मैंने किया है जेपीएससी पेपर 2 के लिए, उसे मैं बीच बीच में ओपन करूंगा। ठीक है, सारे सब्सक्राइबर के लिए, ताकि देख सकें कि किस तरीके से टेस्ट वहाँ पर मेंबर्स के लिए हो रहे हैं। तो इससे भी आप प्रोत्साहित होंगे और मेंबरशिप प्राप्त करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका उद्देश्य जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल है, भविष्य में सिविल सेवा, सेंट्रल सिविल सेवा है, तो भी आप सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि जैसे ही जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल से मैं फ्री यहाँ से हो जाऊँगा, उसके बाद हमारा टारगेट सेंट्रल ही है, बिहार थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट्स। क्लियर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, अगले क्लासेस